बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे महाराष्ट्र तो साफ हो गई तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही बीजेपी बना रही रणनीति। सत्ते में है महाविकास आघाड़ी। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच चल रहा है मंथन, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में होगा घमासान। दरअसल सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर तक हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र पहुंचे, बीजेपी ने रणनीति बना ली है, इसकी चर्चा चल रही है। वहीं इस बात का अंदेशा महाविकास आघाड़ी को भी हो गया है कि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है। और आनंद फानन में पिछले ही रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने एमवीए नेताओं की मीटिंग भी बुला ली है। और इस मीटिंग में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया है। और तीनों पार्टियों में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बुधवार को अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की और कैडर को चुनाव की तैयारियों में जुटने का फरमान भी जारी कर दिया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कर्नाटक में जीतने के बाद अपना मनोबल बढ़ा चुकी है और उसने भी 23 तारीख को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार ने जो बैठक बुलाई उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है, इस बारे में एनबीटी ने विस्तार से बताया है। दरअसल एमवीए के बड़े नेता के हवाले से खबर देते हुए एनबीटी ने लिखा है कि आशंका है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में हार और शिवसेना के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी साल के अंत के राज्य में विधानसभा चुनाव करा सकती है, ताकि लोगों में जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो गुस्सा है वो विधानसभा चुनाव में निकल जाए और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होने वाले संभावित नुकसान से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भरत गोगावले की विप को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि उस वक्त शिवसेना के विप सुनील प्रभु द्वारा जारी विप ही लागू थी, यानी शिंदे के साथ गए विधायकों ने शिवसेना के विप का उल्लंघन किया है। ये सब कुछ विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है, यानी 16 विधायकों का निलंबन तो तय ही है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वो खुद भी उन्हें अयोग्य करार कर सकता था, लेकिन वो अध्यक्ष के जरिए ही इसे कराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जनता के बीच विपक्ष मैसेज लेकर गया कि शिंदे सरकार असंवैधानिक है। अब बीजेपी इस सरकार को बचाने की जितनी कोशिश करेगी, जनता में उसकी छवि उतनी ही खराब होगी। इसका फायदा आखिरकार महाविकास आघाड़ी को ही मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने में अभी पूरा 1 साल है। इतने लंबे वक्त तक अध्यक्ष भी फैसले को लटकाए नहीं रह सकते, इसीलिए अध्यक्ष को 16 विधायकों को अयोग्य करार देना ही पड़ेगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे भी हैं। ऐसे में सरकार का गिरना तय है। वहीं जब एनबीटी ने एमवीए के बड़े नेता से ये सवाल किया कि अगर सरकार गिरना तय है तो बीजेपी का गेम प्लान क्या है, दोनों ने इस पर जवाब दिया और कहा कि इसी साल के अंत तक नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं। बहुत संभव है कि बीजेपी इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव करा दे, क्योंकि बीजेपी और शिंदे के खिलाफ राज्य में जिस तरह का माहौल है और उद्धव ठाकरे के पक्ष में सहानुभूति की लहर देखने को मिल रही है, बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव का सामना करने या लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का खतरा शायद ही ले। तो इस तरीके से दावा किया जा रहा है एमवीए की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमवीए के ही बड़े नेता अजीत पवार की, तो अजीत पवार ने ये कहा है कि अगर 16 विधायक अयोग्य भी घोषित हो जाते हैं तब भी शिंदे की सरकार नहीं गिरेगी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी रहेगी जो शिंदे के साथ उनकी सरकार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से रणनीति बीजेपी बना रही है और जेपी नड्डा महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, अब इस पर हलचल तेज हो गई है। सियासी हलचल इसलिए भी है क्योंकि शरद पवार अब एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है, ये तो हम आपको आने वाले दिनों में ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। आप ठाकरे की विरासत का विचार करें, शिंदे जी बोलते वैसा, तो क्या बाला साहब के विचारों को हम पालन करें? जो गद्दार है, जो बेईमान है, हाँ, उनको रास्ते में पकड़कर लोगों ने पिटना चाहिए, ये बता दीजिए। आप इसलिए डर रहे हैं और आपके जो एमएलए है बेईमान, गद्दार, उनको जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी है वो किसी राष्ट्रभक्त या किसी ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिल रही है। अब देखिए, आगे 2 पायलट, पीछे स्क्वाड, ये सब जो चल रहा है, 40-40 लोग
एक एक गद्दार एमएलए और एमपी के आगे पीछे पुलिस लगे हैं। अगर आप ईमानदार है तो डर किस बात की है? आपको डर इस बात का है कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है। अजित पवार कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है ईवीएम पे। आप अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजित पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। सर, मर्यादा चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा सही समय पे। क्या भारत रत्न सही समय पे दिया जाएगा वीर सावरकर को, ऐसा ये सही समय कब आ जाएगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? अब 7 साल तो निकल गए, आपकी सरकार के 8 साल हो गए। हम पहले दिन से मांग कर रहे, और जब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब बीजेपी ये मांग कर रही थी। आपकी सरकार आने के बाद में नहीं मिल रहा है, उस बारे में बताइए। हां, आता बोला। सर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम यांचं काल दर्शन घेतलंय आणि बघायला गेलं तर मोठ्या संख्येने तिथं शक्ती प्रदर्शन देखील झालंय। ते दर्शनापेक्षा शक्ती प्रदर्शनाचाच विषय जास्त होता। दर्शन हे आम्ही घेतलेलं आहे जाऊन अनेकदा, आणि आमच्याबरोबर हे काल जे होते सगळे टोळी ती सुद्धा होती। त्याच्यामुळे दर्शन आणि शक्ती प्रदर्शन यातला फरक तुम्ही समजून घ्या। आणि ज्या मर्यादा पुरुषोत्तम रामाची आपण काल पूजा केली, त्या रामानं वनवासात जाताना आपला भाऊ भरत याला राज्य दिलं, आणि राज्य चालवताना भरतानं रामाच्या पादुका या सिंहासनावर ठेवून आपला संयम आणि मर्यादा पुरुषोत्तम रामाचे विचार हे अंमलात आणले। हा एक विचार आहे। हा विचार किती लोकांना पटलाय मला माहीत नाही। शक्ती प्रदर्शन करायला अयोध्या कशाला पाहिजे? ठाण्याचा नाका पण तुमचा आहे ना, तिथे करत असेल मी शक्ती प्रदर्शन। तुमच्या विमानामध्ये जे गुंड, मवाली, खंडणीखोर जे बसले होते त्याचे फोटो आज प्रसिद्ध झालेले आहेत। त्यांना काय रामाच्या चरणी शरयू नदीमध्ये शुद्ध करण्यासाठी तुम्ही बुडवायला गेला होतात का? शरद पवार ने एक बार फिर डिग्री पे कहा है सर। क्या है? कहा है कि राजनीतिक मुद्दा क्या होना चाहिए, किसी की डिग्री होना चाहिए। अगर संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति की डिग्री, जरूरी नहीं है वो डिग्री उसके पास हो या ना, डिग्री के सिवाय भी ये देश चलता है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मंत्री, उनकी डिग्री होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर है तो वो सही होनी चाहिए। तो पूरे हमारे जो यूनिवर्सिटीज है वो तो बोगस डिग्री की फैक्ट्री बन जाएगी। प्रधानमंत्री है, उनकी डिग्री के ऊपर सवाल खड़ा हुआ है, तो प्रधानमंत्री की तरफ से उस बारे में खुलासा करना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कभी विश्वविद्यालय में गया नहीं हूं। अगर नहीं गए हैं तो जो डिग्री देश के गृह मंत्री आपके नाम की दिखाते हैं, एमए विथ एंटायर पॉलिटिक्स, इस प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो डिग्री कहाँ से आई? और बहुत से मुद्दे लाए हैं सामने, मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा। सिर्फ अनसीजन रेवेन्यू चल रहा है तो किसान परेशान है। किसान हैरान परेशान है, लेकिन सरकार लखनऊ में बैठी है। महाराष्ट्र की सरकार लखनऊ में बैठी आराम फरमा रही है, योगी जी का मेहमान नवाजी स्वीकार कर रही है। चलिए।